आज अपन बात करने वाले हैं प्रकाश सीटी का एक और अगला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। उसका नाम है प्रकाश। आज अपन प्रकाश के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अपना जो लक्ष्य है वो है सीटी 2026 में उसको क्लियर करना। तो उसी में ही साइंस में कल अपन ने विद्युत को पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है, हम सबको पता है। प्रकाश मूल रूप से एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों के रेटिना पर स्थित रोड्स और कोन्स कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। भौतिकी के दृष्टिकोण से प्रकाश स्वयं अदृश्य रहकर संसार की समस्त वस्तुओं को दृश्यमान बनाने का माध्यम माना जाता है। तो प्रकाश अपने को नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके जो उस प्रकाश से अपन सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश अपने को नहीं दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर उसका मतलब है ये। क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? बच्चे कहेंगे हाँ। तब उन्हें समझाइए कि हम प्रकाश को नहीं बल्कि प्रकाश के कारण परावर्तित होने वाली वस्तुओं को देखते हैं। अगर कमरा एकदम अंधेरा हो और एक लेजर लाइट जलाई जाए तो जब तक हवा में धूल के कण न हो लेजर का रास्ता भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रकाश का अंदर ही आता है। अंधेरे कमरे में अंधेरे होते हैं जब तक कि आप टॉर्च ना जलाओ। फिर प्रकाश के व्यापक गुण धर्म। पहला है ऋजु रेखीय गमन। प्रकाश हमेशा एक अत्यंत सीधी रेखा में यात्रा करता है, ना कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है। वो सीधी लाइन में वो उसमें प्रवेश करता है, यानी कि सीधे ही प्रकाश चलता है। जब इसके मार्ग में रुकावट आती है तो ये मुड़ने की बजाय छाया का निर्माण करता है। अपन ने प्रकाश डाला, अपन ने अपन की कॉपी के अपने हाथ के ऊपर प्रकाश डाला, ठीक है। अपने हाथ के ऊपर अपन ने कोई ऐसी चीज लगा ली जिससे कि प्रकाश अपने हाथ के ऊपर नहीं पड़ा और अपने हाथ के ऊपर छाया बन गई, तो वो यहाँ उसको ऋजु रेखीय गमन के अंतर्गत वो आता है। तो वो मुड़ने की बजाय छाया का निर्माण कर देता है वहाँ पे। इसके प्रमाण स्वरूप हम दैनिक जीवन में छिद्रों से आने वाले प्रकाश की किरणों को देख सकते हैं। जैसे वो प्रकाश की किरण जो है अपने हाथ पे पड़ेगी तो अपन को दिखेगी ना कि भाई ऊपर से जो किरणें आ रही है वो अपन डायरेक्ट अपने हाथ पे पड़ रही है। अपन ने कोई अगर उसको बीच में कुछ नहीं लाया है तो छाया भी नहीं बनेगी। तो आसानी से हम दैनिक जीवन में छिद्रों से आने वाले प्रकाश की किरणों को अपन आसानी से देख सकते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रकृति। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे जैसे ध्वनि नहीं है। इन्हें संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम, सॉलिड, लिक्विड, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। यह समझ में आपको कि प्रकाश की तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे ध्वनि जैसी नहीं होती है। इन्हें संचरण करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक माध्यम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस आदि हो गए। यह निर्वात में उतनी ही तीव्रता से गति कर सकती है जितनी की ऊपर से नीचे की तरफ आती है। फिर इसमें अनुपस्थित प्रकृति। प्रकाश तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत 90 डिग्री होते हैं, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। इनका मान 90 डिग्री होता है। रेलवे और एसएससी परीक्षा में बार बार विकल्प दिया जाता है कि प्रकाश एक अनुदैर्घ तरंग है। यह पूरी तरह गलत है। याद रखने की ट्रिक है प्र अनुप्रम द्रव अनुदैर्घ। प्र यानी प्रकाश, अनुप्र यानी स्वस्थ में दो, अनुप्रस्थ दोनों में प्र आता है। फिर ध्व यानी ध्वनि और अनुद यानी द्वय, दोनों को आधा अक्षर या समान ध्वनि पैटर्न है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रकाश की दोहरी प्रकृति समझते हैं अपन। वेव प्रैक्टिकल ड्यूलिटी। 20वीं सदी की शुरुआत में मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह साबित किया कि प्रकाश न तो पूरी तरह तरंग है और न ही पूरी तरह कण। कुछ परिघटनाएं ऐसी हुई है जिन्हें केवल तरंग मानकर हल किया जाता है, जबकि कुछ को केवल कण मानकर हल किया जाता है। तरंग सिद्धांत के प्रमाण क्या है कि व्यक्तिकरण। पहला है इसमें व्यक्तिकरण। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, विवर्तन में तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का थोड़ा मुड़ जाना और ध्रुवण में चश्मों में ग्लेयर कम करना जैसी घटनाओं को केवल तरंग मानकर ही समझा जा सकता है। यह तरंग सिद्धांत के अंदर आता है। फिर आता है कण सिद्धांत के प्रमाण।
प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर पैनल पर प्रकाश गिरने से बिजली बनना और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से असंभव थे, इसलिए आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये कण का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत, दोनों को मैंने आपको बता दिया, यानी कि समझा दिया है। नेक्स्ट है अपना, इसका सूत्र अपन देख लेते हैं। कण सिद्धांत के प्रमाण अपन ने देख लिए हैं। सोलर पैनल प्रकाश की बिजली गिरती है, उससे बिजली अपने घर में जो लाइट आती है वो इसका ही प्रमाण है। इस फोटो के तो इसका सूत्र क्या है कण के सिद्धांत का? E इक्वल टू एच वी इक्वल टू एच सी या V, जहाँ एच जो है वो प्लैंक नियतांक है 6.626 इंटू 10 के घात 34 JS और V यहाँ प्रकाश की आवृत्ति को बताया गया है। फिर दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, सूर्य से निकलने वाला विकिरण बहुत विशाल है, लेकिन हमारी आंखें उसके केवल एक छोटे से हिस्से को देख पाती है, जिससे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। क्या होता है इसमें? सूर्य से निकलने वाला विकिरण बहुत विशाल होता है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ उस केवल एक छोटे हिस्से को देख पाती है, जिसे अपन दृश्य प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। फिर तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का खेल। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास आमतौर पर 380 मीटर से 780 मीटर यानी 3800 ए से 7800 ए मानी जाती है। इसे याद रखने के लिए वैबोगर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का उपयोग किया जाता है। बैंगनी रंग जो होता है वो तरंग दैर्घ्य सबसे कम 3800 है, लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसके विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है 7500, लेकिन आवृत्ति और ऊर्जा सबसे कम होती है, इसका विचलन सबसे कम होता है। बोर्ड फॉर्मूला कनेक्शन क्या है? तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताने वाला फॉर्मूला कौन सा? V इक्वल टू V इंटू V। क्योंकि निर्वात में सभी रंगों की चाल समान होती है, इसलिए जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति अपने आप कम हो जाएगी। फिर प्रकाश की चाल का मापन। प्रकाश की चाल को अपन कैसे माप सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल ब्रह्मांड की अधिकतम गति सीमा है। ओलाउस रोमन ने 1676 में पहली बार इसका मापन किया था। माध्यम जितना अधिक सघन होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो जाएगी। माध्यम के इस गौड़ेपन को, सघनता को हम अपवर्तांक n कहते हैं, जिसे अपन कैसे दर्शाते हैं? n इक्वल टू C/V से अपन इसको दर्शाते हैं। जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ ms है, तथा V उस विशिष्ट माध्यम में प्रकाश की चाल को माना जाता है। माध्यम है निर्वात। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में कितने होते हैं? 1.44040। प्रकाश की वास्तविक चाल इसमें कितनी होती है? 3.00 × 10⁻⁷ मिली प्रति सेकंड। वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक कितने होते हैं? 1.003%। प्रकाश की वास्तविक चाल इसमें कितनी होती है? 2.99 × 10⁸ मिली सेकंड। शुद्ध जल में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो होता है 1.3 यानी 4/3। प्रकाश की वास्तविक चाल इसमें होती है 2.25 × 10⁸ ms। फिर क्राउन कांच में निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं 1.52 इक्वल टू 3/2। इसकी प्रकाश की वास्तविक चाल इसमें होती है 2.00 × 10⁸ मिली प्रति सेकंड। फिर प्लेट कांच, इसमें निरपेक्ष होता है अपवर्तनांक होता है 1.66। प्रकाश की वास्तविक चाल इसमें होती है 1.80 × 10⁸ मिली प्रति सेकंड। फिर होता है हीरा, इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। प्रकाश की वास्तविक चाल होती है 1.24 × 10⁸ मिली प्रति सेकंड। प्रकाशिक वर्गीकरण का विस्तृत विवरण देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ के सतह पर गिरती है तो पदार्थ के परमाणुओं की आंतरिक संरचना तय करती है कि प्रकाश का क्या होगा। इसके आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है पारदर्शी पदार्थ। इसमें पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते बल्कि उससे सीधे गुजरने देते। इनके आर पार की वस्तुएं स्पष्ट ज्यामितीय आकृतियों में दिखाई देती है। उदाहरण क्या? लेंस, साफ हवा, कांच का स्लैब पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है।
फिर पाराभासी या अर्ध पारभासी पदार्थ, ये पदार्थ प्रकाश की कुछ किरणों को अपने अंदर से जाने देते हैं और कुछ को बिखेर देते हैं। परिणाम पद क्या है, आर पार धुंधला दिखाई देता है। उदाहरण क्या है, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, कुआसा या हल्का गंदा पानी। फिर अपारदर्शी पदार्थ, जिससे अंदर से वायु का प्रकाश गुजर मतलब प्रकाश गुजर ही नहीं सकता। ये वे पदार्थ अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण प्रकाश को या तो अवशोषित कर लेते हैं या परावर्तित कर देते हैं। इनके भीतर से प्रकाश की एक भी किरण पार नहीं की जा सकती। उदाहरण क्या है, धातु की चादरें, ईंट की दीवार और मानव शरीर इसके अपारदर्शी पदार्थ में एक उदाहरण है। फिर छाया का निर्माण की ज्यामिति देखते हैं अपन। छाया निर्माण, चूंकि प्रकाश रज्जु रेखी मार्ग में चलता है, इसलिए जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के स्रोत के सामने आती है तो वह प्रकाश के रास्ते को रोक देती है। इसके कारण वस्तु के पीछे एक प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। छाया का आकार और तीक्ष्णता प्रकाश स्रोत आकार पर निर्भर करती है। बिंदु स्रोत बनाम विस्तृत स्रोत, यह प्रकाश का एक स्रोत का एक छोटा बिंदु है तो बनने वाली छाया पूरी तरह से तीक्ष्ण और गहरी काली होगी। लेकिन यदि प्रकाश स्रोत बड़ा है तो जैसे सूर्य या ट्यूबलाइट, तो छाया के दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। पहला है प्रछाया, यह छाया का केंद्रीय भाग होता है जो पूरी तरह से काला और अंधकारमय होता है। यह प्रकाश स्रोत से कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती है। फिर उपछाया, यह प्रछाया के चारों ओर आंशिक रूप से प्रतिबंधित या धुंधला क्षेत्र होता है। यहाँ प्रकाश स्रोत के कुछ हिस्सों से प्रकाश आंशिक रूप से इसके अंदर पहुंच सकता है। फिर खगोलीय घटना, सूर्य ग्रहण भौतिकी। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, सूर्य ग्रहण एक विशुद्ध प्रकाशिक परिघटना है जो प्रकाश को सरल रेखा में चलने और छाया निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेता है और अपनी छाया पृथ्वी की सतह पर डालता है। ग्रहण के प्रकार क्या है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी के किसी हिस्से से सूर्य पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। इस समय केवल सूर्य की बाहरी वायुमंडल दिखाई देता है, जिसे किरीट या किरणें कहते हैं, तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। फिर आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को ही ढकता है तो यह पृथ्वी के उपछाया वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण अपन कहते हैं। फिर वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर होता है और उसका आकार छोटा दिखता है, जिससे वह सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता और सूर्य एक आँख की अंगूठी की तरह दिखता है, तो उसको अपन बोलते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ सकता है। लेकिन यह हर अमावस्या को नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है अपना खगोलीय घटनाएं में चंद्र ग्रहण एवं ब्लड मून की अवधारणा। चंद्र ग्रहण की क्रियाविधि क्या है, जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य और चंद्रमा के बिल्कुल बीच में आ जाता है तो पृथ्वी की विशालकाय प्रछाया चंद्रमा को ढक लेती है। इस कारण चंद्रमा तक सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और वह अंधकार में डूब जाता है। इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, स्थिति क्रम क्या, सूर्य पृथ्वी बीच में चंद्रमा आ जाता है। तिथि क्या, यह हमेशा पूर्णिमा की रात को घटित होता है। ब्लड मून क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह काला नहीं दिखता बल्कि गहरा लाल दिखाई देता है। इसका कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने वाला सूर्य प्रकाश अपवर्तित होकर चंद्रमा तक पहुंचता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए केवल लाल प्रकाश ही चंद्रमा की सतह पहुंचकर उसको लाल आभा देता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकदार या उच्च पॉलिश वाली सतह जैसे दर्पण पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम से एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियमों का विस्तृत विश्लेषण। परावर्तनों की घटना का मुख्य रूप से 2 नियमों द्वारा संचालित होती है जो हर ब्रह्मांड की सतह पर लागू होते हैं, यानी कि कॉमन नियम है। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींचा गया काल्पनिक अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही ज्यामितीय समतल में स्थित होते हैं। द्वितीय नियम क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण यानी परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है, यानी कोण I = कोण R।
नियम बनाओ विसरित परावर्तन। यदि सतह एकदम समतल है तो समांतर किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर रहेगी। नियमित परावर्तन, यदि सतह खुरदरी है तो किरण अलग अलग दिशाओं में जाकर बिखर जाएगी। विसरित परावर्तन, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट समतल दर्पण के गुण धर्म देखते हैं अपन। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों से सीधे बहुविकल्पीय एमसीक्यू बनते हैं। क्लास में इन 6 बिंदुओं को मैं आपको समझाता हूँ। आभासी और सीधा समतल दर्पण में पहला है आभासी और सीधा। समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक किरणें नहीं मिलती, इसलिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है आकार की समानता। आवर्धन का मान हमेशा m = +1 होता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है। समान दूरी। तीसरा है वस्तु दर्पण में जितने सेंटीमीटर आगे खड़ी होगी उसका आभास प्रतिबिंब दर्पण के भीतर उतनी ही सेंटीमीटर पीछे की तरफ दिखाई देगा। फिर पार्श्व व्यक्तिक्रमण। वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब को बायां भाग बनता है और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग है। यही कारण है कि एम्बुलेंस गाड़ियों के अक्षर उल्टे लिखे जाते हैं कि अपन को कागज में वो सीधे दिखे। पूर्ण प्रतिबिंब की शर्त क्या है? यदि किसी h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम h2 होनी आवश्यक है। फिर सापेक्ष गति। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से दौड़ती है तो उसका अपना प्रतिबिंब अपनी ओर 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। फिर प्रतिबिंबों की संख्या का गणना करना। जब 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे से किसी कोण डिग्री पर जोड़कर रखा जाता है तो उनके बीच रखी वस्तु में कई परावर्तनों के कारण एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए यह निम्नलिखित नियम दिया गया है। सबसे पहले मान निकालें x को 360 डिग्री = डिग्री। नियम 1 क्या है? यदि x एक सम संख्या है तो वस्तु चाहे बीच में कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा n = x - 1 ही होगी। कब होगी? तब सम संख्या हो। अगर यदि x एक विषम संख्या हो तो 2 स्थितियां बनती है। यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बिल्कुल बीच में है तो स्थिति बनेगी n = x - 1। यदि वस्तु बीच से हटकर है तो n = x बनेगी। नियम 3 है, यदि x कोई भिन्न फ्रैक्शन आता है तो केवल उसका पूर्णांक भाग को ही गिना जाएगा। यदि दर्पण 90 डिग्री पर है और 360 का डिवाइड अपन करेंगे 90 पे, क्योंकि सम संख्या है तो 4 आएगा सम संख्या। अतः n = 4 - 1 करेंगे अपन, फॉर्मूला लगाएंगे, 3 प्रतिबिंब अपन को आंसर मिलेगा। यदि दर्पण 60 पर है तो 360 को अपन 60 को 360 से डिवाइड करेंगे, 6 सम संख्या मिली, अतः अपन को माइनस करना पड़ेगा तो 6 में से अपन 1 में से करेंगे तो 5। यदि 2 दर्पण समांतर है 0 डिग्री पर रखे, जैसे सलून में 360 डिग्री, तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। फिर गोली दर्पण का ज्यामिति वर्गीकरण और शब्दावली। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की कलई कर दी जाए और ऊपर से आयरन ऑक्साइड का सुरक्षात्मक पेंट कर दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा धसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। यह अनंत से आने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण को अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है और उभरा हुआ भाग बाहरी परावर्तक तल होता है। यह अपने ऊपर गिरने वाले समांतर किरणों को बाहरी की ओर फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण ज्यामिति पर ध्रुव पोल पी। दर्पण के परावर्तक तल के ठीक केंद्रीय बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी संबंध क्या? फोकस दूरी f हमेशा वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। f = r/2। फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां बनती है। अवतल दर्पण से भी तो वस्तु की स्थिति, फिर बाद में प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति पहले में अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस f पर रहेगी। प्रतिबिंब का आकार वो अत्यंत छोटा बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा।
दूसरा जो है वो अनंत और सी के बीच है, तो एफ और सी के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। प्रतिबिंब का आकार बनेगा वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। फिर वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र 80C पर, तो वक्रता केंद्र 80C पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। चौथा है सी और एफ के मध्य है वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और सी के बीच में बनेगी और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा ही रहेगी। फिर पांचवा है मुख्य फोकस 8F पर वस्तु की स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत 8 इन्फिनिटी पर पड़ेगी। ये अत्यंत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब का आकार और वास्तविक और उल्टा इसका प्रतिबिंब की प्रकृति है। फिर एफ और ध्रुव पी के बीच, तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा बनेगा। जब वस्तु का फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो केवल तभी अवतल दर्पण आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि डेंटिस्ट और शेविंग करने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर उत्तर दर्पण एवं दोनों दर्पणों का वास्तविक उपयोग। उत्तर दर्पण के सामने वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है। इस कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। उत्तर दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर पे पीछे से आ रहे बड़े ट्रैफिक को एक छोटे कांच में सीधा देखने के लिए किया जाता है। सड़कों पर लगे सुरक्षा दर्पण तीखे मोड़ों और पार्किंग में आने जाने वालों को देखने के लिए भी लगाया जाता है। मॉलों में सिक्योरिटी मिरर एक बड़े हिस्से पर नजर रखने के लिए। तो ये तीनों जो है वो उत्तर दर्पण के उदाहरण है। फिर अवतल दर्पण के उपयोग वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट बल्ब को फोकस पर रखकर एक शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया। फिर सौर भट्टी सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित करके अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ENT डॉक्टरों को हेड मिरर, आँख, कान, गले के छोटे हिस्सों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दर्पण का सूत्र, दर्पण का गणितीय सूत्र क्या है? न्यूमेरिकल हल करते समय बच्चे सबसे ज्यादा गलती कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी में करते हैं। इसका नियम इस प्रकार है, समस्त दूरियां हमेशा दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक +VE तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक -VE ली जाती है। शॉर्टकट क्या है? वस्तु की दूरी U हमेशा ऋणात्मक VE होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी F हमेशा ऋणात्मक -VE और उत्तर दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक +VE होगी। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/F = 1/V + 1/U। रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। उसका सूत्र क्या है? MHI/HO = -V/U। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा ही